हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। तो फ्रेंड्स, आज हम मीटर सेतु का सिद्धांत या मीटर सेतु के बारे में या फिर इसकी जो कार्यविधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज मैंने या करके बार बार बोला है, ये इस तरह से ही आएगा क्योंकि इस पार्ट से 3 नंबर का आना है। तो 3 अंक में वह मीटर सेतु का चित्र पूछेगा और एक लाइन में सिद्धांत पूछेगा। दूसरा इस प्रकार से आ सकता है कि सिद्धांत और कार्यविधि पूछ ले वो। तीसरा इस प्रकार से भी आ सकता है कि मीटर सेतु के उपयोग करते समय सावधानियां। तो ये 3 प्रकार से पूछ सकता है और 2 प्रकार से तो हमने इसको अभी लिखा ही है क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो मीटर सेतु है वो क्या है ना। तो अगर हम मीटर सेतु की बात करें तो यह व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है ना। और हमने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध एवं उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो गया कि जो हमारा सिद्धांत क्या है इसका। हम थोड़ा इसका चित्र देख लें, है ना। तो चित्र में हम आपको क्लियर कर दें कि इसका चित्र किस तरह से होता है ना। तो आपको दिख ही रहा होगा इसका नामांकित रेखा चित्र। तो इसके नामांकित रेखा चित्र पर थोड़ा आप ध्यान दें कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले ये जो ए से स्मॉल ए तक और स्मॉल बी से स्मॉल सी तक और डी से स्मॉल डी से सी तक जो बनाया है, ये अधातु का या लकड़ी का होता है, जिस पर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये हम वायर का कनेक्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए पर हमने पॉइंट लिया, कनेक्शन किया, बी पर कनेक्शन किया और सी पर भी कनेक्शन किया और स्मॉल डी पर कनेक्शन किया। अब यहाँ ध्यान रहे बिंदु 2 प्रकार के हैं, कैपिटल ए, कैपिटल वी और कैपिटल सी। ओके, और ये आपका कैपिटल डी है। यहाँ पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो ऊपर के बिंदु हैं। अब यहाँ पर हम बताना क्या चाहते हैं आपको? हम बताना ही चाहते हैं कि ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी पर जो हमने वायर निकाला है, वहाँ पर हमने ऊपर अज्ञात प्रतिरोध एक्स को जोड़ दिया है ना। ये भाषा आपको कायदे लिखनी होगी। और इसके बाद हमने स्मॉल सी और स्मॉल डी दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर जो तार निकाले हैं, वायर निकाला है, इन दोनों के बीच में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल आर जोड़ दिया है। यहाँ आर वी का अर्थ है रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आर वी क्या है? आर वी है रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि प्रतिरोध बॉक्स। अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कैपिटल वी जो बिंदु है ना, इस कैपिटल बी से हमने कनेक्ट करके तार को किससे कनेक्ट किया है? धारामापी जी से। इस पर तो कोई लिखा भी है धारामापी जी, दिख रहा है आपको। अब इसके बाद हमने धारामापी का जो दूसरा सिरा है, धारामापी 2 सिरे होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। तो जो सेकंड सिरा है इसको हम नीचे ले गए, वायर के द्वारा कनेक्ट किया। कहाँ पर? यहाँ पर स्मॉल डी पर। तो यहाँ डी पॉइंट पर जो हमने कनेक्ट किया, यहाँ डी एक जॉकी है। क्या है? ये जॉकी है। जॉकी से हमने इसको कनेक्ट किया। जॉकी क्या होता है? जॉकी एक पेचकस टाइप का होता है जिसको हम खिसकाते हैं, और इसका जो वायर होता है वो, मतलब इसका जो बीच का जो तार होता है वो धातु का होता है
और इसके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक लगी होती है, इससे हम पकड़ते हैं, है ना। तो इससे आवेश का प्रवाह जहाँ होना चाहिए वहाँ हो, हमारे हाथों में ना हो, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी या रबड़ की बॉडी होती है। तो एक दो सिरे निकले होते हैं, एक नुकीला सिरा नीचे जिसको हम कहाँ खिसकाते हैं, इस तार पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए से जो बी तक, जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ए से कैपिटल, ध्यान दीजिए, कैपिटल ए से कैपिटल वी तक, है ना, क्या है जी, सी है ना, सॉरी सी तक। तो कैपिटल ए से कैपिटल सी तक जो आपको वायर दिख रहा है, यही एक ऐसा वायर है जिसके नाम पर ये पूरा सिस्टम, यानी कि जो आपका मीटर सेतु है, इसका नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि ए से सी तक जो तार लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, इसकी दूरी 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। इसलिए अब आप समझ जाओगे कि नीचे क्या माजरा है। तो अभी नीचे वाला क्लियर कर रहा हूं आपको। अब आप क्या करेंगे, ये भी आपको लिखना है कार्यविधि में, कि जो ए से हम वायर निकालते हैं और इधर हम सी से वायर निकालते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में हम एक सेल कैपिटल ई और कुंजी कैपिटल के जोड़ देते हैं। तो इसे हम भाषा में कैसे लिखेंगे? सिरे ए और सिरे सी के बीच हम एक सेल और प्लग कुंजी कैपिटल के जोड़ देते हैं। इसे प्लग कुंजी के कहते हैं। अगर आप कुंजी भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्लग इसलिए क्योंकि उसमें प्लग लगाते हैं, दबाते हैं, उसको स्विच भी होता है उसमें, इसको दबाने पर ही धारा बहती है। और एक कुंजी लगाना आवश्यक क्यों है? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है और हमें जब एक्सपेरिमेंट में इस सर्किट के अंदर धारा बहाने की आवश्यकता होती है, हम ठीक उसी समय इसको दबाते हैं। अन्यथा हम एक्सपेरिमेंट करना ही चाहते हैं और धारा बहा रहे हैं, तार गर्म हो जाएगा, और तार यदि गर्म हो गया तो धारा जो आप रेजिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा, जबकि हमें ज्ञात कुछ करना है, हमें कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो ये भी एक आगे के लिए हालांकि सावधानी है, ध्यान रखें आप। अब यहाँ पे सेल देखें आप, यहाँ जो हम सेल लेते हैं वो सेल कौन सा लेते हैं? जो हम सेल लेते हैं वो सेल लेते हैं हम लेक्लांसिस में। तो ये भी एक आपकी ओटी के लिए, है ना, और कॉम्सन के लिए जानकारी है। आगे देखें आप, यहाँ पर हमने वायर कहाँ से लिया, देखिए आप, ये कर्सर देख रहे होंगे माउस का आप, यहाँ तक, है ना। तो इसके नीचे यहाँ लिमिट होगी इसकी। इधर अपन ने सी पे वायर कहाँ तक लिया, यहाँ तक, तो इसकी जी लिमिट हो गई। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमने जॉकी डी को जहाँ पर स्थापित किया है तार के ऊपर, तो सपोज करिए, मान लिया हमने कि ए से डी की दूरी क्या है, एक्स है। क्या है? एक्स है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो एल एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एल एक्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डी से जो सी दिख रहा है यहाँ पे लिमिट तक जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो x क्या है ना, x अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और जो अपना जो L है वो लंबाई है। अभी मैंने धोखे से उसको x को दूरी बोल दिया था, यहाँ पर L क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पर जो बनता है ना विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का तरीका, वो यहाँ पर डिपेंड करता है आपके लंबाई और प्रतिरोध के गुणांक पर। तो आगे जो फॉर्मूला निकलेगा वहाँ आपको दिख जाएगा। आगे आप यहाँ ये देखिए कि एल एक्स और 100 माइनस एल इंटू एक्स कैसे आया। पूरा तार 100 का है, 100 में से यदि हम यहाँ डी से ए तक की दूरी एल मान लेंगे तो ये दूरी क्या बचेगी, 100 माइनस एल इंटू एक्स, उनने लिख दिया, है ना। अब वो आगे के हिसाब से लिखा है। अब आगे देखें आप सिद्धांत। तो सिद्धांत की हमने बात की थी। सिद्धांत क्या होता है इसका? यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। संतुलन अवस्था में हमने ये फॉर्मूला आपको निगमित नहीं किया है क्योंकि ये 3 नंबर में तो नहीं पूछेगा वो, है ना। तो हमने डायरेक्ट इसका जो
प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है उसको लिख दिया है, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि बायदा भी हम इस पर सूत्र पर कोई न्यूमेरिकल का हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ काम में आएगा। दूसरा, यहाँ से हमको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ x क्या है, x आपका ज्ञात प्रतिरोध है, r क्या है, r आपका जो बाह्य प्रतिरोध है ना, और स्मॉल l अपॉन 100 माइनस l, ये तो आप जान ही चुके होंगे। l क्या है, a से, अभी देखा आपने, l क्या है यहाँ से a से d तक की दूरी, और 100 माइनस l क्या है आपके c से d तक की दूरी। ओके, अब जो हमने कारविधि आपको बताई है उस कारविधि में हम आपको आदि कारविधि अभी वर्णन कर चुके हैं। जो आदि कारविधि है उस पर हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे लिखा है, अब पहले जॉकी को सिरे ए के पास तार पर दबाते हैं और धारा मापी विक्षेप की दिशा देखते हैं तथा इसके बाद जॉकी को सिरे सी के पास तार पर दबाते हैं तथा पुनः धारा मापी में विक्षेप की दिशा देखते हैं। यदि विक्षेप की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं तो परिपथ सही है। तो यहां पर अभी मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा आपको चित्र पे ले जाता हूं। ये चित्र दिख रहा है आपको? ओके, इस चित्र पे देखिए आप, ये रहा आपका जॉकी डी। ओके, ये रहा धारा मापी, इसमें जो सुई दिख रही है आपको, तीर दिख रहा है वो सुई है, वो विक्षेप को, विक्षेप माना या सुई हिलेगी, सुई मूवमेंट करेगी ना, तो उसे कहती है विक्षेप, है ना। तो यहां पर हम इस जॉकी डी को हमने चित्र में कहाँ दिखाया, डी में दिखाया है। हम जॉकी डी को स्टार्ट में, ये तो एक्सपेरिमेंट के समय का कंडीशन है, पहले क्या करेंगे कि इस जॉकी डी को हम ए पर रखेंगे, ए पर रख के दबाएंगे और जो करंट हम पहले ऑलरेडी कुंजी के को दबा देंगे और फिर हम इस पे ए पर रख के दबाएंगे, किसको, जॉकी डी को। उसके बाद करंट बहेगा धारा मापी में, तो हम इस धारा मापी जी के अंदर इसका जो विक्षेप हो रहा है उसे हम एडजस्ट करेंगे और हम देखते हैं कि इसकी जो सुई है, सपोज करिए राइट में जा रही है, किस में जा रही है, राइट में। हम इसके बाद फिर क्या करते हैं, जॉकी डी को स्मॉल बिंदु कैपिटल ए से उठा के हम इस जॉकी डी खिसका के कहाँ ले जाते हैं, बिंदु सी पर, यानी कैपिटल जो सी है ना उस पर ले जाते हैं, इस साइड, यानी कि जो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको इस जगह पर, यहाँ पर इसको रख के हम दबाते हैं और दबाने के बाद हम फिर देखते हैं कहाँ पर, धारा मापी जी में विक्षेप। तो हम देखते हैं कि पहली वाली कंडीशन में विक्षेप कहाँ हो रहा था, राइट में, और इस बार यदि लेफ्ट में हो रहा है तो भाषा क्या बोल रही, विपरीत दिशा में। सपोज करिए पहले अगर राइट में हुआ है तो इस बार लेफ्ट में होना चाहिए विक्षेप, यानी ये सुई है वो लेफ्ट में जाना चाहिए, क्योंकि धारा की दिशा बदलने से क्या होगा, वहां विक्षेप चेंज होगा, सुई अब उल्टी दिशा में जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है, जो मैंने वहां लिखा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी जो सर्किट प्लानिंग है या आपने जो सर्किट तैयार किया है वो आपने सही किया है। ओके, बाकी का इसका जो एक्सपेरिमेंट्स है इसको जब आप लैब में करेंगे तो लैब में करते समय बाकी की जो प्रक्रिया है वो मैं वहीं बताऊंगा आपको। अभी कारविधि लिखने के लिए 3 नंबर में इतनी काफ़ी है। अब इसके बाद हम सावधानियों की बात करते हैं, सावधानियां क्या है ना। तो हम अगर सावधानी की बात करें तो सावधानी में सबसे पहले सबसे मेन सावधानी क्या होती है कि जो हमारे संबंधन तार, उसमें लिखा ना सभी संबंधन तारों के सिरे माने जो हम वायर यूज कर रहे हैं तो उनके सिरे क्या होते हैं, लैब में रखे रखे जंग खा जाते हैं, या हल्का सा जैसे तांबा है जंग नहीं लगती है लेकिन वो थोड़ा धूमिल हो जाता है, उस पर कार्बन हल्का सा आ जाता है, तो उसे रेगमाल के जो कागज आता है उसे हम रेतमाल बोलते हैं। सही क्या है, रेगमाल कागज होता है। एक लोहे वाली रेतमाल होती है इतनी लंबी रेगमाल, और एक रेगमाल का कागज आता है, उससे हम उसको घिस देते हैं, साफ कर देते हैं। साफ करने से क्या होगा कि करंट सही पकड़ेगा, स्पार्क नहीं होगा, या करंट को एक्सेप्ट और छोड़ेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह से ये बार बार ये एक्सेप्ट करना या छोड़ना ये कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पर हमने एक बार उसको रख दिया तो करंट बहना चाहिए, ना तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा।
और जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये पूरा फिजिकल, मतलब जो फिजिक्स की जो लैब होती है उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट का है। दूसरा आपने देखा वो जॉकी तार की हमने बात की थी, जॉकी की बात की थी, बिंदु डी से हमने उसको कैपिटल डी से व्यक्त किया था। उस जॉकी को क्या करना है कि जो 1 मीटर का तार लिया था हमने पूरा, उस पर हमको उसको क्या करना है, उस पर खिसकाना नहीं है, रगड़ के धीरे से खिसकाना है। क्योंकि हम रगड़े खिसकाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक तार जो लैब में लगा होता है, एक बार इक्विपमेंट आ गया तो वो कई साल तक कार्य करता है। अब यदि उसको बार बार हम एक्सपेरिमेंट, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सपोज करिए, और हम उसको बार बार उस पर क्या करते हैं, रगड़े खिसकाते हैं या चलाते हैं रगड़ के, तो जो तार है कौन सा मीटर हेतु में लगा हुआ है 1 मीटर तार, वो कहीं पतला कहीं मोटा हो जाएगा। अर्थात उसका जो व्यास है ना, वो उसका जो पृष्ठ है वो कहीं पतला कहीं मोटा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें रेजिस्टेंस जो हम ज्ञात कर रहे हैं अज्ञात प्रतिरोध के लिए, उसका अज्ञात तार के लिए जो निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, वो सही निकलेगा, है ना। इसके बाद देखो हमने और लिखा है स्पष्ट कि प्रतिरोध बॉक्स में निकाले गए प्लग के अतिरिक्त अन्य सभी प्लग भली भांति कसे होना चाहिए। कैसे कसे होना चाहिए, देखिए आप अभी देख लें चित्र में, ऐसे देखो, बिंदु ए पर आपने तार निकाला, स्मॉल बी पे निकाला, स्मॉल सी पे निकाला आपने, स्मॉल डी पे निकाला, और कैपिटल बी पे भी निकाला आपने, कैपिटल सी पे भी निकाला नीचे ऐसे, और कैपिटल ए से नीचे निकाला। तो इतने जगह पे जो बिंदु है, यहाँ जो पेंच होते हैं उन्हें अच्छी तरह से कस देना चाहिए, मतलब तार हिले नहीं, क्योंकि ना तो स्पार्क होगा, है ना, और जहां हमको मूवमेंट करना है वहां हम जाना कसेंगे नहीं। ओके, अब यहां पर हमने आपके एक ओटी के लिए या नॉलेज के लिए एक बात लिखी है स्पष्ट, देखिए आप पढ़िए उसे। मीटर सेतु का संशोधित रूप कैरी फास्टर सेतु है। मतलब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो अब मीटर सेतु के स्थान पर कैरी फास्टर सेतु आने लगा है। हालांकि हमारे सिलेबस में अभी मीटर सेतु का ही है, लेकिन हम बता दें आपको कि मीटर सेतु का जो परिवर्तित रूप है या संशोधित रूप है या सुधरा हुआ रूप ऐसे कह सकते हैं, उसके प्लेस पे कैरी फास्टर हेतु आ चुका है। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं विभव मापी की, कि विभव मापी क्या है, पोटेंशियोमीटर, और इसका सिद्धांत क्या है, इसके उपयोग लिखो। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है एग्जाम में कि विभव मापी के 3 उपयोग लिखो, तो हम आपको 4 याद करा देंगे, 3 तो आप लिख ही देना एग्जाम में। तो विभव मापी क्या है, यह यंत्र किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का या 2 बिंदुओं के बीच यथार्थ विभवांतर नापने अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आप ऐसे इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं क्या, कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने वाला यंत्र विभव मापी कहलाता है। अब इसका उपयोग क्या है आप जान ही चुके कि विभव मापी का उपयोग क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो विभव मापी में किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं उसको लेते हैं हम प्रायोगिक दृष्टि से, और एक सेल तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही लगा होता है, और जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे हम प्रायोगिक तौर पे लेते हैं। ओके, सिद्धांत क्या है, देखिए आप, सिद्धांत ये है कि इसका सिद्धांत शून्य विक्षेप पर आधारित है। हमने यहां शून्य विक्षेप क्यों लिखा, धारामापी इसमें भी लगा होता है। जब तक धारा बह रही होती है, समझिए उस समय विभवांतर का मान हम स्पष्ट नहीं माप रहे हैं, क्योंकि V बराबर IR से, V बराबर IR से हमारा जो R का मान, जो हमें R का मान ज्ञात करना होता है, यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पर जितना अधिक आपका प्रतिरोध होगा, विभवांतर का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ प्रतिरोध का मान जब बहुत अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में धारा नहीं बहती है,
और धारा नहीं बहेगी तो विक्षेप नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि अब हम विभवांतर को अधिक से अधिक कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं, अधिक से अधिक मान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो उस एक्सपेरिमेंट्स में हमको अधिकतम जो तार पर खिसकाते हैं, तो जहाँ अधिकतम रेजिस्टेंस होता है वहाँ हमको स्थापित करना होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि धारा का बहना बंद हो जाता है, और जब धारा का बहना बंद हो जाता है, धारा मापी में कोई भी विक्षेप होगा ही नहीं, यानी कि सुई जीरो पर। ओके, तो इसका सिद्धांत शून्य विक्षेप पर आधारित है, इसलिए हमने इसको लिखा। विभव मापी, तो उसमें लिखा भी है, विभव मापी अनंत प्रतिरोध, अनंत से अर्थ है अधिक से अधिक, अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है ना। तो यहां पर आप सोचिए कि V बराबर आई आर, V बराबर जो आई आर होता है, अगर V बराबर आई आर की कंडीशन में यदि हम R का मान अधिक से अधिक लेंगे तो विभवांतर का मान भी कैसा होगा, अधिक से अधिक। और यहाँ वोल्ट मीटर से विभवांतर को ही ज्ञात किया जाता है, ये पहले कह चुके हम आपसे। आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग के। उपयोग क्या क्या है इसके। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग इसके ये हैं विशेषकर कि दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना करते हैं, और तुलना करने में हमको जिस प्रायोगिक सेल को लेते हैं उसका हम विद्युत भाग बल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा तो को लिखा भी है इसमें, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। प्राथमिक सेल का, इसमें मैंने कहा था ना, दो सेल लेते हैं, एक जो प्रायोगिक सेल लेते हैं, जो प्रायोगिक सेल लेते हैं उसे हम प्राथमिक सेल बोलते हैं, और जो ऑलरेडी उसमें लगा होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। तीसरा है दो प्रतिरोधों की तुलना करने में। अब दो प्रतिरोध कैसे, देखो इसमें प्रतिरोध दो ऐसे होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, और जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के लिए इसके पहले हम बात भी कर चुके हैं आपसे, है ना। तो स्मॉल आर इक्वल हमने सूत्र निकाला था, वहां देखा था आपने। अगला है ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ये चौथा जो हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात कैसे करते हैं, या ताप विद्युत वाहक बल क्या होता है। आपकी जितनी भी गाड़ी के जो अपन स्पीडोमीटर होते हैं चेक करते हैं, वो स्पीडोमीटर ताप विद्युत वाहक बल पर ही कार्य करते हैं। वो जितना हीट होता है, गर्म होता है, उतने हिसाब से वो मीटर दिखाता है आपको स्पीड। कई बार देखा होगा आपने, जब हम बहुत अधिक मात्रा में गाड़ी भगाते हैं बहुत स्पीड से, तो कई बार उसका वायर टूट जाता है, क्योंकि वो अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, इसलिए वायर क्रैक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि विभव मापी क्या है, पोटेंशियोमीटर, और इसके अलावा हमने क्या सीखा, आपका सबसे महत्वपूर्ण मीटर सेतु। ये मीटर सेतु एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप तैयार कर लें। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी, अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।